स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: खतरे से अनजान। अज्ञात प्राणी। आदर्श और आहन डेक पर जोर से गिरे, जिससे डेक के फर्श में लगभग छेद हो गया। मेघना ने तुरंत दोनों की आलोचना की, फिर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और रोलिंग के पास चली गई और पानी में देखने लगी। समुद्र का पानी बहुत साफ था, जिससे वे उसमें काफी गहराई तक देख सकती थी। जहाज के नीचे अभी भी काली छाया थी। आखिरकार जब वे जहाज पर वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि चीज कितनी बड़ी थी। ऐसा लगा मानो पूरा जहाज किसी काले क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। जब उन्होंने दूर तक फैली काली छाया को देखा तो उनका दिल में बड़ा डर भर गया। अरे बकवास, आखिर यह क्या है? जियांग चिल्लाया। उसकी चीख ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे तुरंत रेलिंग पर एकत्र हुए और उन्हें पानी में एक विशाल शैडो दिखाई दी। यह एक विशाल खाई की तरह लग रही थी, जो किसी भी क्षण पूरे जहाज को इसमें समा सकता था। ठंडा पसीना उनकी गर्दन से नीचे बह रहा था, हालांकि उन्हें पानी में मौजूद चीज से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हुआ। फिर भी उन्हें एक बड़ा दबाव महसूस हुआ, जैसे कि उनका जीवन पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। कोई बात नहीं कर रहा था। जैसे ही उनके शरीर अकड़ गए हो, उनकी आंखें फैल गई। उनमें से किसी ने भी पानी में उस चीज को करीब से देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यह एक विशाल मुंह होगा जो उन्हें निगल जाएगा, या एक विशाल पंजा उनके जहाज को टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह महज कल्पना नहीं थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि पानी में मौजूद प्राणी यह कर सकता है। क्या आखिर वह चीज क्या है? आहन ने पूछा। उसका चेहरा सख्त हो गया था। आदर्श ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे यह पानी में गहराई तक गोता लगा रहा है। पानी में छाया धीरे धीरे धुंधली होती गई। सभी के दिलों में छाया डर धीरे धीरे दूर हो गया। कुछ समय बाद पानी अंततः सामान्य हो गया। दूर से देखने पर हर जगह वही गहरा नीला रंग दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी कारण से जब भी वे समुद्र के पानी को देखते थे, उसमें गहराई से देखने की कोशिश करते थे, तो डर कहीं से भी वापस आ जाता था। वे उस विशाल की छाया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। जहाज पर हर कोई तनाव से थक गया था। जियांग भी डेक पर गिर गया। जहाज आगे बढ़ता रहा, फिर भी उसमें सवार लोग काफी देर तक चुप रहे। कुछ सामान्य समय बाद जियांग अंततः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। जियांग ने कहा, किसी कारण से मुझे अचानक एक कुएं के तल पर मेंढक जैसा महसूस हुआ। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो अभी भी अज्ञात थी। जियांग ने सोचा कि उसने अधिकांश डीमन प्राणियों के बारे में जान लिया है और वह उनकी छाया को देखकर आसानी से उनकी प्रजाति की पहचान कर सकता है। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह छाया क्या थी। वह उसका पूरा स्वरूप भी नहीं देख सका। वह नहीं जानता था कि प्राणी क्या था, सिवाय इस तथ्य के कि इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया था और यह यहीं पीले सागर में था। मुझे डर है कि यह एक कारण है कि सलाहकारों ने हमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन उस आकार का प्राणी यह कम से कम शासक लेवल का है ना? मेघना ने पूछा। कहना मुश्किल है। हम यह भी नहीं जानते कि यह कोई जीवित प्राणी है या नहीं। अजीब बात है, एक शासक लेवल के प्राणी की मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी मुझे इससे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, आदर्श ने कहा। अनिकेत ने आदर्श की बातों पर व्यंग किया और तिरस्कार पूर्वक कहा, आप जैसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने पहले किसी शासक लेवल के प्राणी को देखा हो। मैं जो जानता हूँ उसके आधार पर शासक लेवल के प्राणी के लिए अपनी उपस्थिति छिपाना आसान है। अनिकेत बस अपमानित होने के लिए यह सब कह रहा था। आदर्श ने न केवल शासक प्राणी को देखा था, बल्कि उसने पहले भी एक से अधिक प्राणियों से युद्ध किया था। उदाहरण के लिए हांगजो में काला सांप उसके संरक्षक जानवर की तरह ही था। यदि आदर्श हांगजो के क्षेत्र में अपनी उंगली डालता तो प्राणी तुरंत दिखाई देता और थिस्ल को फाड़ देता। काला सांप और सिल्वर सफेदबाज के बीच लड़ाई को देखते हुए काला सांप शासक लेवल पर सबसे मजबूत में से एक था।
काले सांप को एक तरफ छोड़कर माउंटेन ज़ॉम्बी के बारे में बात करने का समय आ गया है। माउंटेन ज़ॉम्बी प्राचीन राजधानी के 8 शासक लेवल के प्राणियों का नेता था। फिर भी क्या आदर्श ने अभी भी इस बकवास को हराया नहीं था? निसंदेह आदर्श को पता था कि शासक लेवल के प्राणी क्या होते हैं। पानी में छाया और विश्वसनीय रूप से विशाल थी, इसलिए इसे शासक स्तर के प्राणी के रूप में वर्णित करना उचित था। फिर भी आदर्श इसकी जीवित उपस्थिति से भ्रमित था। किसी भी तरह यह अब चला गया है। मेरी पैंट लगभग खराब हो गई है, आहन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। चाहे वह कुछ भी हो, वह वास्तव में गायब हो गया था। इससे उनके प्रति शत्रुता का कोई संकेत नहीं दिखा। फिर भी भयानक मुठभेड़ ने आदर्श और अन्य लोगों के लिए एक महान सबक के रूप में काम किया। विशाल दुनिया अज्ञात चीजों से भरी हुई थी और वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि कितने विशाल और शक्तिशाली जीवन रूपों और अज्ञात स्थानों की खोज अभी भी बाकी थी। आदर्श और आहन जब उड़ रहे थे तो उन्होंने पहले ही तटरेखा देख ली थी। टीम को भयावह अनुभव होने के बाद जहाज किसी तरह अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया, इसलिए बंदरगाह तक पहुंचने में अधिक समय लगा। चूंकि जहाज पहले से ही पंजीकृत था और उसका नाम भी जापानी भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए वह सफलतापूर्वक जापान के समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया। सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत कुछ मछली पकड़ने वाली नावें देखी। ये 2 प्रकार के थे। एक आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाज थे जो हजारों मछलियों को पकड़ने और उन्हें फ्रीजर में पहुंचाने के लिए मशीनरी पर निर्भर थे। दूसरी तरह की आदिम नावें थी जिनमें प्रत्येक में 1 या 2 मछुआरे और कुछ साधारण इक्विपमेंट होते थे। फुकटान शहर में ऐसी ही मछली पकड़ने वाली बहुत सारी नावें थी। जापान में भी प्राचीन मछली पकड़ने वाली नावें थी, फिर भी उनमें से अधिकांश आधुनिक थी। यह स्थान अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए मछली पकड़ने का उद्योग काफी विकसित था। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र मछली पकड़ने वाली नौकाओं से भरा हुआ था। नावें ज्यादातर भूरे रंग में रंगी हुई थी, इसलिए जब चीन से सफेद जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तो यह काफी आकर्षक लग रहा था। टीम के बंदरगाह पर पहुंचने और जमीन पर कदम रखने के बाद आदर्श को तुरंत राहत महसूस हुई। किसी कारण से वह समुद्र में सुरक्षित महसूस नहीं करता था। अज्ञात प्राणी के साथ उनकी हालिया मुठभेड़ ने साबित कर दिया कि समुद्र बेहद खतरनाक था। उसने अपनी पैंट लगभग गीली कर ली थी। इसके अलावा समुद्र के विपरीत जमीन लगातार नहीं हिलती थी और दिशाओं की पहचान करना भी आसान था। चूंकि वे बहुत देर तक जहाज पर थे, वे ऐसे चल रहे थे जैसे कि वे नशे में हो। क्या कोई जापानी बोलना जानता है? आदर्श ने जल्दी से अपनी टीम से पूछा। मैं देखती हूँ, मुझे जापानी नाटक देखना पसंद है, रेणु ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं भी, आदर्श ने कहा। रेणु भी कोई भोली भाली लड़की नहीं थी। जब उसने आदर्श की बुरी मुस्कुराहट देखी तो उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और बोली, बिगाड़ने वाला। आदर्श ने अपनी नाक रगड़ी। डिटेक्टिव कॉनन को पसंद करने में क्या गलत था? अगला एपिसोड, महासागर की सजा। चलो एक आराम करने की जगह ढूंढते हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर उन्हें हम पर चीन से आए कुछ अवैध और प्रवासी होने का संदेह होगा तो यह परेशानी वाली बात होगी, वेद ने कहा। शैतान के बारे में मत बोलो और वो आ जाएगा। जैसे ही वेद ने बात खत्म की, कुछ जापानी जो निरीक्षकों की तरह लग रहे थे उनके पास आए। उन्होंने बंदरगाह पर खड़े जहाज पर एक नजर डाली और कुछ प्रश्न पूछने लगे। रेणु को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने तुरंत बाकी लोगों को चुप रहने का आग्रह किया और निरीक्षकों से बातचीत करने की पहल की। रेणु जापानी भाषा में काफी पारंगत थी और उसके लहजे, बोलने के तरीके और स्वभाव ने उसे तुरंत एक आकर्षक ग्लैमरस जापानी महिला में बदल दिया। उसकी आंखों में भी मासूमियत से आकर्षक चमक से टिमटिमा रही थी। हम बर्मा ग्रुप के जहाज से हैं। हमारे पास तट पर आने की अनुमति है, रेणु ने मूंछों वाले एक निरीक्षक से कहा। इंस्पेक्टर ने बागी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा। वह उनके पास गया और सवाल पूछने लगा। वह जियांग से पूछ रहा था, जो बिना एक शब्द कहे सिर हिलाता रहा और मुस्कुराता रहा।
यदि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वे तुरंत अपनी पहचान उजागर कर देंगे। हालांकि वे कुछ बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय वाक्यांश जानते थे, फिर भी वे जापानी के भेष में थे। अंग्रेजी बोलने से निरीक्षकों को पता चल जाता था कि वे विदेशी है। बेशक जियांग बेसिक रूप से खुद को दोहराता रहा, गधे मुझसे सवाल पूछना बंद करो। इंस्पेक्टर को और भी संदेह हुआ। वह मेघना से सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा, जो भी चुप रही। अन्य निरीक्षकों ने देखा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर नजरें डाली, जैसे कि वे शारीरिक संबंध बनाने वाले हो। अरे आप उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैंने यह नहीं बताया कि मैं मूक बधिरों के लिए एक संस्थान की शिक्षिका हूँ? वे धनी पृष्ठभूमि के मूक बधिर छात्रों का एक समूह है। वे आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको सांकेतिक भाषा का उपयोग करना होगा। रेणु ने अपनी आकर्षक आंखें घुमाते हुए निरीक्षकों से कहा। रेणु ने तुरंत मेघना की ओर हाथ से कुछ इशारे किए। हाथ के इशारों का इस्तेमाल आमतौर पर बैटल मैजिशियन के बीच किया जाता था। मेघना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हाथ के इशारे से भी जवाब दिया। इंस्पेक्टर सांकेतिक भाषा समझ नहीं सके। रेणु का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उनके आधे संदेह दूर हो गए। कुछ ही समय बाद जहाज के कैप्टन ने निरीक्षकों को परमिट सौंपा। अंततः निरीक्षकों ने उन्हें जाने दिया। निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के रूप में उनका दर्जा है। धिक्कार है, मुझे वास्तव में उन्हें पीटने की इच्छा है, आदर्श ने अप्रिय ढंग से कहा। बहुत सारे लोग बंदरगाह में प्रवेश कर रहे थे और जा रहे थे, फिर भी इंस्पेक्टरों ने उन्हें पकड़ लिया। वहां ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उनके समूह की लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। विकृत लोगों का एक समूह। हाँ? ठीक है, हम अभी अभी आए हैं और हमारे पास वैध पहचान नहीं है, इसलिए आइए कोशिश करें कि पुलिस या जापान के मैजिक एसोसिएशन के साथ कोई परेशानी ना खड़ी करे, अन्यथा यह परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा, मेघना ने कहा। हाँ, हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जो सलाहकारों ने बताया था। निश्चित नहीं कि यह टोक्यो से कितना दूर है। आदर्श के विचार उनके जैसे नहीं थे। आखिरकार उसने इसे विदेश में बना लिया था। यदि उसने कोई परेशानी नहीं फैलाई तो वह संभवतः अपने देश में कैसे लौट सकता था और गौरव के साथ अपने लोगों का सामना कैसे कर सकता था। टीम ने सुरक्षा पार कर ली। शहर पहुंचने के बाद वे बेसिक रूप से सुरक्षित थे। जापान में पुलिस इतनी स्वतंत्र नहीं थी कि वह हर किसी की पहचान की जांच करती। अन्य लोगों की नजर में वे महज युवा दशकों का एक समूह थे। होटल और सराय मूलतः वर्जित थे। उन्हें किसी प्रकार की पहचान की आवश्यकता थी। समुद्र के निकट स्थित इस नगर में कोई भी अवैध सराय नहीं थी। कोई विकल्प ना रह जाने पर निकृष्ट प्रतिभावना लोग केवल पहाड़ की कमर पर एक मंदिर ही ढूंढ सके। मंदिर उनसे भारी दान प्राप्त करने के बाद उन्हें रात भर रुकने के लिए सहमत हो गया। मंदिर को यानमिंग मंदिर कहा जाता था, जो एक विशिष्ट जापानी मंदिर था। प्रतीकात्मक पत्थर का ढांचा पहाड़ी की तलहटी में स्थित था, जिसमें संगमरमर से बनी सीढ़ियां मंदिर तक जाती थी। मंदिर कोई विशेष विशाल नहीं था और आसपास बहुत अधिक पर्यटक नहीं थे। कुछ भिक्षुओं के अलावा मंदिर में केवल अवैध विदेशी ही थे। मंदिर के सामने दो पत्थर पर नक्काशीदारी कछुए थे। उनका आकार संरक्षक शेर की मूर्तियों के समान था। अन्य लोग आरामदायक बिस्तरों पर आराम करने लगे, फिर भी आदर्श ने एक पत्थर के कछुए की पीठ पर बैठना चुना। वहां से वह शहर को दांतेदार तटरेखा और पूर्व में फैले प्रशांत महासागर को देख सकता था। सरल शब्दों में यह एक पहाड़ की कमर पर समुद्र के सुंदर दृश्य वाला एक मंदिर था। उनके देश में मंदिरों से में आमतौर पर बहुत सारे पर्यटक आते थे। परिणाम स्वरूप भिक्षुओं को आमतौर पर अच्छी तरह से खाना खिलाया जाता था। फिर भी किसी तरह यह यानमिंग मंदिर ठंडा और उदास था। क्या शहरी निवासी इस तरह की शांत और एकांत जगह पर जाने के इच्छुक नहीं थे, या शायद भिक्षुकों ने किसी तरह मंदिर की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ, तुम पवित्र भूत पर नहीं बैठ सकते। मैंने इतना अपमानजनक आगंतुक कभी नहीं देखा। एक काफी अच्छे दिखने वाला भिक्षु आया और आदर्श को डांटा।
साधु जापानी भाषा में बोल रहा था, इसलिए आदर्श ने उसकी बात नहीं समझी। हालांकि उसकी बेतहाशा प्रतिक्रिया और वह जिस तरह से अपने हाथों को चारों ओर लहरा रहा था, उसे देखते हुए आदर्श का मानना था कि वह उसकी अत्यधिक सुंदर उपस्थिति की प्रशंसा कर रहा होगा। क्या आप बात भी करते हैं? युवा साधु काफी उत्तेजित था, उसका स्वर थोड़ा उग्र था। आदर्श को आखिरकार समझ आया कि वह किस बात पर पागल था। वह तेजी से पत्थर के कछुए से नीचे कूदा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में बोला, आपके मंदिर में ज्यादा लोग नहीं हैं और मुझे लगता है सजावट काफी अनोखी है। स्थान भी बहुत अच्छा है, समुद्र के सामने एकदम स्थिर वाईफाई कनेक्शन। आप स्थानीय नहीं है? युवा भिक्षु ने भी अंग्रेजी में उत्तर दिया। वह धारा प्रवाह थे, जिसका अर्थ यह है कि भिक्षु बनने से पहले जब वह छात्र था तब उसने अंग्रेजी में अच्छा परिणाम प्राप्त किया था। मैं चीन से हूँ, मैं जापानी संस्कृति का अनुभव करने के लिए यहाँ आया हूँ, आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। साधु पुलिस नहीं था, उसे इसकी परवाह नहीं थी कि आदर्श एक अवैध विदेशी या अवैध आगंतुक था। क्या आप निश्चित है कि आप यहाँ हमारी संस्कृति का अनादर करने नहीं आए हैं? आप पवित्र कछुए पर बैठे थे, यह पूरी तरह से अपमानजनक है। यदि आप समुद्र की ओर जाएंगे तो आपको समुद्र का दंड मिलेगा, धर्मात्मा साधु ने कहा। आदर्श ने अपनी आंखें मूंद ली और साधु की ओर देखा। साधु उसकी ही उम्र का था और दिखने में काफी अच्छा था। उसकी भौहें सख्त से झुकी हुई थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से घमंडी था। यह सिर्फ सजावट के उद्देश्य से एक मूर्ति है। आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मंदिर इतना वीरान क्यों है? हमारे यहाँ रात बिताने के लिए आने से पहले मैंने आसपास के लोगों से कुछ अफवाहें भी सुनी थी, आदर्श ने उत्सुकता से कहा। वो बेवकूफ बिल्कुल आपके जैसे है। उन्होंने हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपमानजनक शब्दों और कृत्यों से पवित्र कछुए को नाराज कर दिया। वे महासागर की सजा में विश्वास नहीं करते। फिर भी जब कुछ बुरा हुआ तो उन्होंने हम पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें शाप दिया है और कहा कि हम दुष्ट भिक्षुओं का समूह है। कितना मूर्खतापूर्ण है, साधु ने गुर्राते हुए कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मैं इस चैनल के साथ। थैंक यू।